नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान विषय की कक्षा 12वीं की इकाई 2 के पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो पाठ का नाम है वंशागति व विविधता के सिद्धांत। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं और इस इकाई का भी अपना महत्व है। सबसे अधिक वेटेज जो है वो अंक भार इसी इकाई को दिया गया है। तो हम इसको ध्यानपूर्वक और लगन के साथ में देखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले वंशागति और विविधता दो ऐसे शब्द हैं जिनका कि शाब्दिक अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। पहले बात करते हैं वंशागति की। तो वंशागति अर्थात ये ऐसा जीवों में पाया जाने वाला वह गुण है जिसके द्वारा पैतृक या जनक के लक्षण संतति तक पहुंचते हैं। अर्थात वंशागति का मतलब क्या हुआ? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का जाना या पहुंचना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। इसे हम परिभाषित रूप से इस तरह से लिख सकते हैं कि जनकों से संतति तक लक्षणों का स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द की, जिसका नाम है विविधता। बच्चों, हमने ये देखा होगा, आप सभी लोग ये जानते हैं कि एक ही माता पिता की संतति आपस में बिल्कुल समान नहीं होती। आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में हम बात छोड़ दें तो हम देखते हैं कि एक ही माता पिता की 2 या 3 संतानें आपस में कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए होती हैं। तो ये विविधता जो है वो ये दर्शाती है कि भले ही जनक एक हैं, लेकिन आपस में जीनों की व्यवस्था में अंतर के कारण विविधता हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे वंशागति के सिद्धांतों के बारे में। तो बच्चों, आप जानते ही होंगे और आप पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा मेंडल का नाम। मेंडल वैसे वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वंशागति के नियमों को दिया। वंशागति के नियम जो हैं वो कई प्रयोगों पे अध्ययन के बाद हमें प्राप्त हुए हैं और ये जो प्रयोग हैं मेंडल द्वारा किए गए थे। लगभग 7 वर्ष तक उन्होंने लगातार मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए और वंशागति के सिद्धांतों को दिया। एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो उत्तर है मटर के पौधे का। अब एक प्रश्न और इसमें से आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में किन लक्षणों को लिया था, कितने लक्षणों को लिया था। कभी कभी संख्या भी पूछी जाती है। तो 7 लक्षणों को मेंडल ने अपने प्रयोग में लिया था और उन्होंने जो प्रयोग किए थे उनमें जो लक्षण लिए थे वो थे बीज का आकार, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फिर फली का आकार, फली का रंग, पुष्प के खिलने का स्थान और पौधे की लंबाई और उसका बौनापन। तो ये 7 लक्षणों को लेकर उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करे और वंशागति के सिद्धांतों को दिया। आइए अब हम बात करते हैं एलील की, कुछ ऐसी शब्दावली जो कि मेंडल के नियमों को समझने में हमें मदद करती है और इससे संबंधित प्रश्न, छोटे छोटे से प्रश्न परिभाषा के रूप में, अर्थ के रूप में हमारे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एलील की। तो एलील जो हैं, एलील एक ही लक्षणों के 2 भिन्न रूपों को हम एलील कहते हैं। जैसे कि लंबाई, इसको हम लेंथ भी कह दें, तो इसके 2 रूप देखने को मिलते हैं मूल रूप से, जो कि उन्होंने अपने प्रयोगों में लिए थे। लंबापन और नाटापन, जिसे उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में प्रदर्शित किया था। अब ऐसे और भी कई कैरेक्टर हैं जो कि अपने एलील फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे पुष्पों का रंग,
उन्होंने जो मटर के पुष्प लिए थे, उन्होंने पर्पल कलर और वाइट कलर के पुष्पों के बीच में संकरण कराकर अपने प्रयोग किए थे। इसके अलावा उनके जो प्रयोग हैं उनमें अन्य फलियों के और मटर के जो दाने हैं उनका आकार और उनके रंगों का भी वर्णन है जो कि उन्होंने अपने प्रयोगों में लिए थे। अब हम बात करते हैं होमोजाइगस। इसको हम समयुग्मजी भी कहते हैं और हेटेरोजाइगस, इसे हम विषम युग्मजी भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम मतलब समान और विषम मतलब अलग अलग, असमान। तो यहाँ पर तात्पर्य यह है, समयुग्मजी से तात्पर्य यह है कि इनमें जीन जो होते हैं वो समान होते हैं। जीन हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं और समयुग्मजी के जीन हमेशा समान होते हैं। जैसे लंबेपन के जो जीन हैं ये कैपिटल टी जब लिखा जाएगा तो इसका तात्पर्य ये है कि ये समयुग्मजी है, और कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा जाएगा तो इसका तात्पर्य यह है कि ये विषम युग्मजी हैं। तो ये दो तरह के जो जीनों की व्यवस्था है ये हमें देखने को मिलती है। और मेंडल के नियमों का जब हम बात करेंगे तब इसमें इन टर्मिनोलॉजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अतः अर्थ जानना आवश्यक है। मेंडल ने सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो थे एक जीन को लेकर या एक लक्षण को लेकर, इसलिए इसे एक जीन वंशागति कहा जाता है। इन्होंने इसमें एक जीन को लेकर संकरण कराया था। चूँकि यहाँ पर एक ही लक्षण या एक ही जीन का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस। जब एक लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर एक संकर क्रॉस को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। जब हम इसमें संकरण कराते हैं तो हमें जो संतति प्राप्त होती है F1 जनरेशन में, वो सभी संतति जो हैं वो लंबी होती हैं। यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है और स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी प्रभावी और अप्रभावी में क्या अंतर है। ऐसे लक्षण जो कि हमें फिनोटाइपिकली दिखाई देते हैं, मतलब बाह्य आकारिकी के द्वारा जिन लक्षणों को हम देख पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो कि संकरण के पश्चात अगली संतति में अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पाते हैं। दूसरी ओर अप्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो कि अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाते। जीन मौजूद तो होते हैं लेकिन संतति में वो जीन मौजूद होते हैं किंतु अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाते। तो इस तरह से प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दो प्रकार के लक्षण यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो संतति है ये F1 जनरेशन की है और यहाँ पर सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं किंतु ये शुद्ध ना होकर हाइब्रिड हैं। शुद्ध ना होकर कैसे हैं, संकर कहते हैं इसको, हाइब्रिड हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात ये जो व्यवस्था है ये संकर संतति की व्यवस्था है। अर्थात ये जो संतति प्राप्त हुई है ये कैसी है, हाइब्रिड है, शुद्ध लक्षणों वाली नहीं है। और ये जो एक लक्षण को लेकर किया गया संकरण है, इस संकरण को हम क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस। इसे हम कहते हैं एक संकर क्रॉस। तो यहाँ पर हमने 2-3 परिभाषाएं देखी हैं जो कि परीक्षा में 2-2 नंबर के प्रश्न के रूप में आपसे पूछी जाती हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं मेंडल के नियमों के बारे में। तो
मेंडल ने जो नियम दिए थे, उन्होंने 3 नियम दिए थे। ये प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे। 3 नियम दिए थे, सही उत्तर है। और इन नियमों का नाम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये जो नाम है ये अपने आप में इसके अर्थ को दर्शा रहे हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं प्रभाविता के नियम की। प्रभाविता के नियम के अनुसार जब कभी भी 2 शुद्ध लक्षणों वाले जनकों के बीच में संकरण होता है तो F1 जनरेशन में हमेशा प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। अप्रभावी लक्षण जो हैं प्रभावी लक्षण के द्वारा दबा दिए जाते हैं। यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। उदाहरण के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये लंबा पौधा मटर का और ये बौना पौधा है। जब इसमें क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में 4 संतति पैदा होंगी जो क्या होंगी, लंबी होंगी, और इसको हम क्या कहते हैं, संकर संतति। ये तो है मेंडल के प्रभाविता का पहला नियम। अब हम बात करते हैं मेंडल के दूसरे नियम के बारे में। मेंडल ने वंशागति का जो दूसरा नियम दिया था वो था पृथक्करण का नियम। आइए हम जानते हैं पृथक्करण का नियम क्या है। पृथक्करण के नियम में बच्चों हमेशा हम संकर संतति के बीच में संकरण कराते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक जीन F2 जनरेशन में संकर संतति जो है यहाँ पर अब जनक के रूप में देखी जा रही है। तो ये जो F1 जनरेशन की संतति हैं, इनके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो हम देखते हैं कि जीन जो हैं वो बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए पृथक्कृत हो जाते हैं। ये है मेंडल का सेकेंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से ये पृथक्कृत होते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये है F1 जनरेशन के संतति और ये है F2 जनरेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 जो संतति प्राप्त हुई हैं ये कैसी हैं, लंबी, और ये जो है ये है बौनी। ये जो पौधा है ये बौना होता है और 3 लंबे पौधे हमें दिखाई देते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं अर्थात ये लक्षण जो हैं वो फिनोटाइपिकली हम उसको जज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 और टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगी, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है जब कभी भी हम बाह्य आकृति के आधार पर गुणों का निर्धारण करते हैं तो ये लक्षण कहलाते हैं फिनोटाइपिक लक्षण। और जब कभी हम किसी भी जीव की जीनी संरचना को देखकर उसके लक्षणों का निर्धारण करते हैं तो वो होता है जीनोटाइप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 फिनोटाइप और 1 जीनोटाइप, 3 जो है वो लंबी संतति और 1 बौनी संतति प्राप्त हो रही है। किस तरह से, फिनोटाइपिकली। यदि हम जीनोटाइपिकली इन संतति F2 जनरेशन का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि ये जो है एक शुद्ध लंबा और 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना पौधा हमें प्राप्त होता है। तो जीनोटाइपिकली रेशो क्या आ रहा है, जीनोटाइपिकली रेशो हम देखते हैं 1:2:1 का रेशो आ रहा है, और फिनोटाइपिकली रेशो जो है वो क्या हो रहा है, 3:1 का रेशो आ रहा है। तो हम यहाँ पर पृथक्करण के नियम में देखते हैं
ये है पृथक्करण का नियम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें F2 जनरेशन में संतति प्राप्त हो रही है वो उसकी गणना हम दो तरीके से कर रहे हैं, फिनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली, और हम पाते हैं कि इन दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं। 3:1 एंड 1:2:1 का रेशो प्राप्त होता है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 या 3 नंबर का प्रश्न जो है वो इस तरह से पूछा जाता है। जब कभी भी मेंडल के नियम आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएं तो आप इन चित्रों के द्वारा वर्णन कीजिए, क्योंकि चित्रों का जीव विज्ञान या साइंस के सभी सब्जेक्ट्स में चित्रों का अपना विशेष महत्व होता है, जो एक्सप्लेनेटरी होते हैं। हम ये अपने आप ही सारी बात को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जहाँ कहीं भी चित्र की आवश्यकता हो एक्सप्लेनेशन में और वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, 3 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न हो, तो आप ज़रूर इन चित्रों के द्वारा अपने उत्तर को एक्सप्लेन कीजिए, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब हम अगले नियम की बात करते हैं जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम में जो हमें संतति प्राप्त होती है F2 जनरेशन में, उसका रेशो होता है 9:3:3:1। इस रेशो में हमें संतति प्राप्त होती है और ये जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था मटर के बीजों पर। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में प्रयोग किस पर किया गया था, तो मटर के बीजों पर प्रयोग किया गया था। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो द्विजीन वंशागति पर आधारित है। हमने पहले जो 2 नियम पढ़े थे वो एक जीन वंशागति पर आधारित था, किंतु स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो 2 जीन वंशागति पर आधारित है, जिसमें कि हम मटर के 2 लक्षणों के बारे में बात करते हैं। 2 लक्षणों को लेकर हम प्रयोग करते हैं। पहला है पीला मटर का दाना और इसके साथ में दूसरा जो लक्षण होता है वो चिकनी सतह वाला, और दूसरा जो हम लक्षण ले रहे हैं, जो दूसरी वैरायटी ले रहे हैं, वो हरे रंग का बीज और झुर्रीदार होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम इन 2 लक्षणों को लेकर, एक ही पौधे के 2 लक्षणों को लेकर या 2 जीन्स को लेकर हम ये प्रयोग कर रहे हैं या इस नियम का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्विजीन वंशागति कहते हैं। इसके लिए एक पनेट स्क्वायर बनता है जो कि एक बहुत बड़ा डिस्प्ले है, इस कारण मैं यहाँ पर बना नहीं रही हूँ। आपके पुस्तकों में आप देखेंगे कि ये पनेट स्क्वायर बना हुआ है। कभी कभी बच्चों प्रश्न ये पूछा जाता है कि पनेट स्क्वायर क्यों हम बनाते हैं, तो पनेट स्क्वायर के द्वारा हम अगली जनरेशन में होने वाली संभावित संततियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पनेट स्क्वायर का अपना ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल है। पनेट स्क्वायर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि आने वाली संततियों की जो किस तरह की होगी संतति, उस संभावित संतति को हम जान सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की और मेंडल के इन तीनों नियमों की बारे में। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि है परीक्षण संकरण। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमेशा अप्रभावी जो जनक है या अप्रभावी लक्षणों वाला जो जीव है उसके साथ में जिस जीव के बारे में हम जिसका जीनोटाइप जानते नहीं हैं उसका संकरण कराया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कैपिटल T और स्मॉल t, ये एक संकर लंबा पौधा है। आप देखकर समझ रहे होंगे इसका जीनोटाइप, यह क्या है, संकर लंबा पौधा। यदि हम इसका संकरण इस तरीके से कराएं तो हम
इसका पनेट स्क्वायर इस तरह से बना सकते हैं, ये। तो यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 50% पौधे कैसे बन रहे हैं, लंबे, जो कि होते हैं संकर लंबे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कैपिटल और एक स्मॉल है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, संकर लंबे। और यहाँ पर 2 शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हो रहे हैं, जिनका प्रतिशत है 50%। जब कभी भी इस तरह की संतति हमें नेक्स्ट जनरेशन में प्राप्त होती है तो ये जो है वो क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो इसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर 50% जो हैं शुद्ध अप्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनजान पौधा था, लंबा पौधा था, जिसको हम, जो ये भी हो सकता था, कैपिटल टी भी हो सकता था, वो संकर लंबा पौधा है। वो कैसा पौधा है, संकर लंबा पौधा है। आइए हम इस तरह का भी परीक्षण करके देखते हैं कि कैपिटल टी यदि शुद्ध लंबे पौधे का हम इस बौने पौधे से क्रॉस कराएं तो हमें किस तरह की संतति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से हमने क्रॉस कराया। फिर इसका क्रॉस भी जब हम कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 100% जो है वो लंबे पौधे होंगे। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो है पौधा, ये कैसा है, ये है शुद्ध लंबा पौधा। ये कैसा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से परीक्षण क्रॉस का भी प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आप पनेट स्क्वायर बनाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेंडल के नियम से विचलन की। कई स्थितियां हम ये देखते हैं कि जिसमें मेंडल का नियम जो है वो फॉलो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अपूर्ण मतलब आधा अधूरा। अपूर्ण का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो वो होता है आधा अधूरा। जब कभी भी हम 2 अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण करते हैं तो हमें जो संतति प्राप्त होती है वो संतति कैसी होती है, ना तो पूरे एक जनक की तरह प्रभावी लक्षण वाली, ना अप्रभावी लक्षण वाली। उनके बीच का जो मिक्सचर है, मिश्रित रूप हमको देखने को मिलता है, जो कि मेंडल के नियम का विचलन होता है। मेंडल के नियम को वो सत्यापित नहीं करता। और ये जो है अपूर्ण प्रभाविता, ये एक उदाहरण है मेंडल के नियम का विचलन का। ये एक स्थिति है मेंडल के नियम के विचलन की। आइए इसको हम देखते हैं। यदि हम लाल रंग के पुष्प को सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे के साथ, लाल रंग के पुष्प वाले पौधे और सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे के बीच में आपस में संकरण कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में कैसी संतति प्राप्त होती है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r, ये संतति प्राप्त होती है। ये सारी संतति जो है वो मेंडल के नियम के अनुसार कैसी होनी चाहिए थी, लाल रंग की होनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। किंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो संतति हमें प्राप्त होती है वो कैसी होती है, गुलाबी रंग की या पिंक कलर की प्राप्त होती है। अर्थात क्या हुआ, ना तो लाल रंग पूर्ण रूप से प्रदर्शित हुआ, न ही सफ़ेद रंग पूर्ण रूप से प्रदर्शित हुआ। इनका मिश्रित रूप हमारे सामने आया, जो कि अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। अब यदि हम इन F1 जनरेशन की 2 संततियों के बीच में संकरण कराते हैं तो कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R
कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 तरह की संतति हमें प्राप्त हो रही है। ये लाल रंग वाली, ये होती है पिंक कलर के 2 संतति और एक शुद्ध सफ़ेद रंग की संतति। तो इस तरह का जो स्थिति है ये मेंडल के नियम का विचलन है और इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, जिसमें कि हमको ना तो अप्रभावी लक्षण दिखता है ना प्रभावी लक्षण दिखता है। F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं और हमें एक मिश्रित संतति, मिश्रित लक्षणों वाला संतति प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसे कि पिंक रंग के फ्लावर हमें F1 जनरेशन में मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेंडल के नियम के एक और विचलन की, जो है सहप्रभाविता। यदि हम इस नाम को देखें तो सह मतलब होता है साथ और प्रभाविता मतलब होता है प्रभावित करने वाला। सह मतलब साथ साथ। आपने बहुत सारे उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत इसका कॉमन उदाहरण है मवेशी। जो भी मवेशी होते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, तो आपने देखा होगा कि कभी सफ़ेद बकरी के ऊपर काले रंग के धब्बे होते हैं, कभी काली बकरी के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये होता है सहप्रभाविता का, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो संतति है उसमें न तो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, न अप्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो रहा है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों ही साथ साथ प्रदर्शित होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण मवेशियों में हमें ये सहप्रभाविता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बहुजीनी वंशागति। यहाँ पर आप नाम से समझ रहे हैं, बहुजीनी मतलब कई सारे जीन। कई सारे जीन जब किसी एक लक्षण को प्रभावित करते हैं, बच्चों आपको ये मालूम होगा, एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत कॉमन प्रश्न है, हर दूसरे तीसरे साल या अल्टरनेटिवली पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। आनुवंशिकता की इकाई जीन है और जीन ही लक्षणों का निर्धारण करती है। हमारे भीतर जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो सब जीन्स के कारण होते हैं। हमारे भीतर हमारी कोशिका, हमारे केंद्रक, हमारे क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स के कारण होते हैं और इन्हीं जीन में भिन्नता के कारण इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, यदि हम मनुष्य जाति की भी बात कर लें तो मनुष्य भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हालांकि सब में 46 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, सामान्य मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, किंतु फिर भी हम देखते हैं कि इस समानता के साथ साथ इसमें विविधता भी पाई जाती है और इस विविधता के लिए जिम्मेदार होते हैं जीन्स। तो प्रत्येक जीन जो होता है आमतौर पर किसी एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई सारे जीन, एक से अधिक जीन्स जो हैं वो किसी एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। ये जो 4 रक्त समूह हैं उसके लिए ये जो रक्त समूह है मतलब ये कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप। ये चारों रक्त समूह तो एक इंसान के अंदर होते नहीं हैं, तो ब्लड ग्रुप जो है वो एक लक्षण है। उस लक्षण के लिए ए बी ये 3 प्रकार के जीन जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अर्थात क्या हुआ, मतलब कि कई सारे जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो वंशागति होती है उसको हम कहते हैं बहुजीनी वंशागति। तो अब हम आगे बात करते हैं बहुप्रभाविता।